Hello everyone, good evening and very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your JabCab expert. So दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे वीक हम एक मॉड्यूल पे बेस्ड टॉप 100 क्वेश्चंस कवर कराते हैं। तो ऐसे में आज हम मॉड्यूल नंबर सी का सेकंड पार्ट जो है कवर करने वाले हैं। इनकेस आपने पहले सेशंस मिस कर दिए हैं तो चैनल पे विजिट करके सारी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आप ले सकते हैं। तो आई होप ऑडियो और वीडियो वर्किंग होगा। चलिए, बाकी पेपर के डेट नज़दीक आ रहे हैं। एग्जाम डेट आईआईबीएफ बहुत पहले से अनाउंस कर देता है, तो ऐसे में हम पहले से माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हमें कब से प्रिपरेशन करना है, कितना टाइम देना है। एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ही हम यहाँ डेली बेसिस पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस लेके आ रहे हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हेन द फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इज डिसकंटिन्यूड द प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड इफ। कह रहे हैं जब फ्यूचर कैश फ्लो किसी प्रोजेक्ट से डिस्काउंटेड करते हैं तो प्रोजेक्ट को हम किस केस में एक्सेप्ट करते हैं, जब एनपीवी जीरो या नेगेटिव होगा, एनपीवी नेगेटिव होगा, जीरो या पॉजिटिव होगा, या फिर एक से ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंटेड के केस में प्रोजेक्ट को हम तभी एक्सेप्ट करते हैं जब एनपीवी की वैल्यू, एनपीवी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी की वैल्यू या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव में हो। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, company's initial investment, that is present value of cash outflow in a project is 5 million, present value of future cash inflow is 8 million, then profitability index will be। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछ रहे हैं, अगर इसका फॉर्मूला हमें पता है तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो, और दोनों ही वैल्यू डायरेक्टली हमें पेपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना आसान है, $8 मिलियन, $5 मिलियन, सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.6, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं अ रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड बाय एन इन्वेस्टर हु परचेजेस अ बॉन्ड एंड होल्ड इट टिल मैच्योरिटी इज कॉल्ड। कह रहे हैं वो रेट ऑफ रिटर्न जो कि इन्वेस्टर के द्वारा अर्न किया जाता है, वो जो बॉन्ड परचेज करते हैं और उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जनरली जब कोई भी इन्वेस्टर कोई बॉन्ड परचेज करता है तो बॉन्ड पे एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, 5 साल 10 साल। तो अगर वो एक्सपायर होने तक अपने पास उस बॉन्ड को होल्ड करे तो उस पे मिलने वाले टोटल रेट ऑफ रिटर्न को क्या बोलते हैं, बस यही पूछा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों यील्ड टू मैच्योरिटी, शॉर्ट में बोलेंगे YTM। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, अब पूछ रहे हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, RF, RM, बीटा। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर सिक्योरिटी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को ही दोस्तों हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे फेमिलियर या सबसे फेमस जो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को निकालने का, वो होता है CAPM, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन जो हैं जो न्यूमेरिकल में आते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। फॉर्मूला है RF प्लस बीटा इंटू RF माइनस RM, और देखो 3 वैल्यू हमें चाहिए, तीनों डायरेक्टली क्वेश्चन में दिए गए हैं। RF 10% दिया गया है, बीटा 1.35 दिया गया, RF 10%, सॉरी यहाँ पे RM माइनस RF होगा, ये 18% होगा और ये 10% होगा। आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1.35 इंटू 8%, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 20.8%। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। तो न्यूमेरिकल तो जरूर आएगा, हमें करना क्या है, केवल फॉर्मूले पे बनाना है कमांड, क्योंकि फॉर्मूला अगर हमें याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे।
अच्छी बात यह है कि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर्स अलाउ होते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में भी कोई टाइम नहीं लगने वाला है। चैलेंज बस क्या होता है, फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम सेशन देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको सेशन चैनल का एक्सेस भी मिलेगा। साथ ही साथ जब भी सेशन शेड्यूल होंगे तो उसका रिमाइंडर यानी नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। कोशिश कीजिए कि लाइव सेशन देखो, क्योंकि आपके कन्वीनियंट टाइम पे लेट इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में सारे सेशंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और चूंकि यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं तो ये आपके लिए लाइव टेस्ट जैसा होता है, जहाँ पे एक फिक्स टाइम में फिक्स नंबर में क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और एक्यूरेसी के साथ आप अपने प्रिपरेशन को भी अच्छा कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप की ऑफिशियल आईडी है, इसको जरूर से ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे फ्री सेशंस के पीडीएफ हम शेयर करते हैं आपके लिए। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ दिए जाते हैं एमसीक्यूज क्विजेस के फॉर्म में। साथ ही साथ अगर आपके कुछ डाउट हैं तो वो भी यहाँ पे रिजॉल्व किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगेन एक न्यूमेरिकल है, कह रहे हैं if an investor buy a 6% coupon rate bond for a discount of 900, so calculate the current yield on the bond। अगर एक इन्वेस्टर 6% कूपन रेट का बॉन्ड खरीदता है 900 डिस्काउंट पे, तो करंट यील्ड क्या होगा। फिर से वही कहूंगी कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत ही आसान होगा कैलकुलेशन करना। ठीक, फॉर्मूला होता है एनुअल कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। एनुअल कूपन पेमेंट में क्या करेंगे, फेस वैल्यू जो होगा इसको कूपन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे होगा मार्केट प्राइस, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बस फॉर्मूला क्या है करेक्ट ये आपको पता होना चाहिए। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 6.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not incorporated within the capital busting decision for a company। कोई भी कंपनी जब कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेती है तो इसमें से कौन सा टर्म उसका पार्ट नहीं बनता है या उससे एसोसिएटेड नहीं है। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है, रेट ऑफ कैश डिस्काउंट इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, the date on which the exchange of currencies actually takes place is known as। कह रहे हैं जब हम फॉरेक्स मार्केट में बात करते हैं तो जिस दिन करेंसी एक्सचेंज होके वाकई में हमें मिलती है उस डेट को बोलते क्या है। फ्यूचर डेट, वैल्यू डेट, फॉरवर्ड डेट या स्वैप रेट। तो दोस्तों यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में होता क्या है, फॉरेक्स मार्केट में एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना, डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना, पाउंड में कन्वर्ट करना, ठीक है, किसी भी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना। तो जिस दिन एक्चुअल में करेंसीज का एक्सचेंज होता है उस डेट को हम बोलते हैं वैल्यू डेट। नेक्स्ट, cost of capital is also referred to as a discounting rate to determine the present value of return। So which of the following doesn't fall under the various name of cost of capital। कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही हम डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं, जो एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू जो है रिटर्न का वो डिटरमिन करता है। तो बताओ इसमें से कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अल्टरनेट नेम नहीं है। पेमेंट रेट, मिनिमम रेट, स्टैंडर्ड रेट, ब्रेक इवन रेट। कौन सा स्टैंडर्ड नेम नहीं है या कौन सा इसका अल्टरनेट नेम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पेमेंट रेट। बाकी ये सारे नेम जो है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अल्टरनेट नेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज। कह रहे हैं कि इक्विटी पे लगने वाली कॉस्ट हमेशा डेट पे लगने वाली कॉस्ट से ज्यादा होती है, लेकिन क्यों। कॉस्ट ऑफ इक्विटी से को के से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट को केडी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रीजन है दोस्तों, रीजन ये है कि शेयर की वैल्यूज हमेशा फ्लक्चुएट करती है। शेयर के केस में गारंटी कुछ कहा नहीं जा सकता, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जहां पे रिस्क जहां होता है वहां पे कॉस्ट भी ज्यादा आती है। इक्विटी शेयर कैरी अ हायर रिस्क देन डेट, दैट्स व्हाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेट जो है वो सेफ होता है एज कंपेयर टू इक्विटी, दैट्स वाई कॉस्ट जो है डेट पे वो कम लगती है इक्विटी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट,
When rate between two currencies is not directly available, it has to be calculated through a third currency which is called. कह रहे हैं अगर दो करेंसी को डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे थर्ड करेंसी की हेल्प लेते हैं जिससे डिजायर्ड करेंसी हमें मिल जाए। जैसे अगर हम रुपी को येन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पाउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो एक ऑप्शन होता है कि किसी थर्ड करेंसी की हेल्प से हम ये कन्वर्जन कर ले। तो यहाँ पे कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा यही पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा क्रॉस रेट, ऑप्शन नंबर 3। हमने लास्ट डे भी इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। कौन सा रूल अप्लाई होगा? आंसर होगा चेन रूल। कौन सा रेट अप्लाई होगा? क्रॉस रेट। एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना हो तब एक्सचेंज रेट अप्लाई होता है, लेकिन दो करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी तीसरे करेंसी के हेल्प से, तब कौन सा रेट अप्लाई होगा? क्रॉस रेट। नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के बारे में दो स्टेटमेंट लिखा गया है, कौन सा सही है? यूज्ड टू चूज बिटवीन वेरियस प्रोजेक्ट, हमारे पास कई सारे प्रोजेक्ट हो, उनमें से कोई एक एक्सेप्ट करना है, चूज करना है, तब ये टेक्निक यूज होती है। कह रहे हैं कैपिटल प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो एंड कैपिटल इनफ्लो ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। कैपिटल प्रोजेक्ट में हम कैश आउटफ्लो यानी कितना खर्चा करेंगे ये भी कंसीडर करते हैं, और कितना इनफ्लो यानी कितना प्रॉफिट आएगा इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। कैपिटल बस्टिंग का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं, आम भाषा में बोले जब हम किसी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, ह्यूज होता है, इसलिए हम 10 बार सोचते हैं कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं वो फ्रूटफुल होगा या नहीं, हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देगा या नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, a direct lease, a sale and lease back and leveraged leases all are the example of। कह रहे हैं डायरेक्ट लीज हो गया, सेल एंड लीज बैक हो गया, लिवरेज लीज हो गया, ये सब कौन से टाइप के लीज के एग्जाम्पल्स हैं? तो मेजर लीज दो तरीके की होती है, एक ऑपरेटिंग लीज, एक फिनेंशियल लीज, और जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये फिनेंशियल लीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following cost arises due to the failure of the customers to meet their obligations due when payment on credit sales become due after the expiry of credit period? कह रहे हैं भाई बताओ वो कौन सी कॉस्ट अराइज होती है जब कस्टमर ने जो लोन लिया है, जो क्रेडिट लिया है, ड्यू डेट पे उसका पेमेंट करने में वो फेल हो गया, ड्यू डेट पे पेमेंट करने में फेल हो गया, इसको हम बोल देते हैं डेलिंक्वेसी कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड इश्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अंडरलाइंग रिस्क। कह रहे हैं यहाँ पे जितने भी टाइप के बॉन्ड दिए गए हैं इनको रिस्क के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। बस अब इसके लिए हमें सारे बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। जितना सिक्योर बॉन्ड है उतना ही कम रिस्क, जितना अनसिक्योर बॉन्ड है उतना ज़्यादा रिस्क। तो यहाँ पे अगर सही ऑर्डर में अरेंज करना हो तो ओवरऑल सबसे कम रिस्की होता है मॉर्गेज बॉन्ड, उससे ज़्यादा रिस्की होता है कॉलेबल बॉन्ड, उससे ज़्यादा रिस्की होता है कन्वर्टिबल बॉन्ड, उससे ज़्यादा रिस्की होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड, और सबसे ज़्यादा रिस्की होता है जंक बॉन्ड। तो करेक्ट हमारा क्रोनोलॉजी हो जाएगा CBADE। लेकिन ध्यान दीजिएगा जहाँ जितना ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ उतना ही ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। तो मार्केट में हर तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ सेफ साइड में खेलते हैं और कुछ रिस्क लेके खेलते हैं। जो सेफ होके खेलेंगे वो कम रिटर्न पे ही क्या हो जाएगा, संतोष कर लेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन जिनको ज़्यादा रिटर्न चाहिए वो रिस्क लेकर के क्या करेंगे, अधिक से अधिक रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं।
ठीक, तो इस तरीके से इसका 5 क्रोनोलॉजी ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू कंबाइंड लीवरेज, इसमें से कौन कौन सा कंबाइंड लीवरेज का सही फॉर्मूला है। तो कंबाइंड लीवरेज होता क्या है, ये कोई नया लीवरेज नहीं है। दो मेन लीवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग और फिनेंशियल, ये उन्हीं का प्रोडक्ट कहलाता है, यानी कंबाइंड फॉर्म कहलाता है। तो देखो ई में दिया हुआ है दोनों का कंबाइंड फॉर्म, तो ई तो यहाँ पे हो गया सही। अब अगर हमें इन दोनों का अच्छा फॉर्मूला पता है तो आसानी से हम आंसर पता कर सकते हैं। ठीक, ओएल का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी और एफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बचा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कहीं दिया हुआ है, आंसर इज यस, सी में दिया गया है। और ये जो ईबीटी है इसे ही हम पीबीटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये भी देखो पहले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे सही क्या होगा, यहाँ पे ए भी सही है, सी भी सही है और ई भी सही है, लेकिन देखो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है जहां पे ए, सी और ई को करेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे ओवरऑल चारों ही ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका, वेट अ सेकेंड, ये गलत है। ये चारों सही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए, सी, डी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लीज रेफर्स टू अ शॉर्ट टर्म लीज दैट इज ऑफन कैंसिलेबल। For example, a lease for office space represent this type of lease where lease life is less than the useful life of asset। कह रहे बताओ वो कौन सी टाइप की लीज है जो शॉर्ट टर्म नेचर की होती है और जहां पे इस टाइप के लीज को, इस टाइप के लीज एग्रीमेंट को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a bondholder have a right to sell the bond before maturity this option is known as। अगर बॉन्ड होल्डर को ये अधिकार मिल जाए कि बॉन्ड को मैच्योर होने से पहले ही वो बेच दे तो इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इस ऑप्शन को या फिर इस राइट को हम बोल देते हैं पुटेबिलिटी। अगर यही राइट टू बाय जैसा वर्ड होता तो आंसर हमारा चेंज हो जाता एंड देन इस केस में आंसर होता कॉलेबिलिटी। तो कॉल एंड पुट ये दो राइट्स होते हैं जो बॉन्ड होल्डर को दिए जाते हैं कि वो जब चाहे बॉन्ड को खरीद या बेच सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 8% बॉन्ड फेस वैल्यू ऑफ 10,000 इज कोटेड इन द मार्केट एट 8,000। व्हाट इज द करेंट यील्ड ऑन द बॉन्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने करेंट रेट पे क्वेश्चन किया, तो अगर आपको भी क्वेश्चन आना है तो सारे डिटेल क्वेश्चन में दिए रहेंगे, बस हमें फॉर्मूला सही अप्लाई करना होगा। फॉर्मूला क्या था, एनुअल कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। तो एनुअल कूपन पेमेंट कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू में से कूपन रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। फेस वैल्यू 10,000 है, कूपन रेट 8% है, मार्केट प्राइस 8,000 है। हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आसान है, ठीक, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा 10%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कनेक्शन विद द बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है, बिल्कुल सही बात है। इस पे इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है जिसे कूपन रेट बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसे किसी टाइम रिडीम कर सकते हैं, ये गलत बात है। इसे हम केवल और केवल मैच्योरिटी पे ही रिडीम करते हैं, रिडीम वर्ल्ड मैच्योरिटी से ही कनेक्टेड है। और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या होगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा और जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है यानी प्रिंसिपल वो भी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक, तो बाकी मैंने आपसे चीजें बताई दी हैं। नेक्स्ट टॉपिक
नेक्स्ट टाइम। एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस आ रहे हैं। आगे आपके लिए मैराथन्स भी शेड्यूल हैं। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो फिर आपके लिए सबसे पहले उसके लिए मैराथन आएंगे। तो बस आपको जुड़े रहना है, हमसे कनेक्टेड रहना है। एंड बाकी क्रैश कोर्स भी आपके लिए लॉन्च हो चुका है, तो क्रैश कोर्सेज में इनरोल जरूर से करें। काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइजेज में ये मिल रहा है, जहाँ पे आपको एक कंप्लीट यूनिट जितने भी सिलेबस हैं उस पर ब्रीफ में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। बहुत सारे प्रैक्टिसेस के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, यानी एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा, जहाँ पे आप ये रिमेनिंग डे में अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से करके अपना ओवरऑल जीआईबी क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। थैंक यू सो मच।